Hello everyone, hi and good afternoon to all. I welcome you all to the platform again. My name is Shubhajit everyone and we will be going forward with our session. जैसे अगर आप लोग को याद हो कि we have started the chapter that is kinematics. Kinematics में हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी आपके एक्सेलरेशन तक, ठीक है। और आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। आज हम लोग तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स के ऊपर। ग्राफ्स का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी भी देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे पॉजिटिव लेनी है जी को, कहां पे नेगेटिव लेनी है जी को, इसके ऊपर बात करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट विल टॉक अबाउट प्रोजेक्शन। आज पूरी प्रोजेक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं। मैं सोच के आया हूं कि आज मैं वर्टिकल प्रोजेक्शन आपको बताऊंगा कि एक बॉडी जो है अगर वर्टिकली ट्रैवल कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है और कैसे वो सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन एवरीवन, है ना। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी गुड टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपको ग्राफ, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। अगर आप लोग जैसे सिंस यू आर प्रेक्टिसिंग, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी ओलंपियाड्स, ठीक है, आप एनएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एनएससीजेएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यू विल बी चूजिंग, ठीक है, साइंस एज योर बैकग्राउंड 11 एंड 12। तो जब आप ग्रेड 11 में आओगे और आप चैप्टर पढ़ोगे मोशन एंड मोशन स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें आपको ग्राफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उससे पहले जब मैं आपको ग्राफ्स के बारे में बता रहा हूं तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले से डिनोट कर देता हूं, समझा देता हूं कि ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर एक एक करके देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राफ्स, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राफ्स वी डिवाइड द ग्राफ्स इनटू थ्री काइंड्स ऑफ ग्राफ्स जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो विल टॉक अबाउट द पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे क्या, इसी पोजीशन टाइम ग्राफ में बेसिकली विल टॉक अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ में। हम लोग ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ ही बोलते हैं, लेकिन जैसे अगर आपको इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि अगर मैं जूनियर क्लासेस की बात करता हूं, थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग बात कर लेंगे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, and we will be also talking about displacement time graph, ठीक है। इसके बाद we will be moving forward with the velocity time graph। फिर हम लोग velocity time graph के ऊपर बात कर लेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देख लेंगे। थर्ड, जो जनरली आप जो है ग्रेड 11 में देखने को मिलती है, मतलब आप पढ़ोगे ग्रेड 11 में, हालांकि इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है वो सारी चीजें, लेकिन तब भी हम लोग इस चीज को यहां पे बात कर लेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। एक चीज और, जैसे जब आप एनएससीजेएस या फिर एनएसओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस ग्राफ में एक टेक्निक है जो आप लोग को नहीं पढ़ाई जाती जनरली। वो टेक्निक ये है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसको मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे करके कन्वर्ट कर सकता हूं। समझ रहे हो बात को? तो ये जो स्विचिंग है फ्रॉम वन, जैसे मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, मैं उसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करूं, बस ये जो तरीका है, ये आपके सिलेबस में, मतलब ये आपके एनएससीजेएस में नहीं है, तो इस पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। इस पे बात करते हैं ग्रेड 11-12 में, ठीक है। जब आप 11 में आओगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके ऊपर देखेंगे, ठीक। तो ग्राफ्स में ये सारी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। कुछ चीजें और जो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि देयर आर फ्यू मोर थिंग्स, ठीक है। जैसे क्या क्या ग्राफ्स में आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इट विल बी हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। और जैसे अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स में
इफ यू पीपल हैव जस्ट गॉन विद द मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता होंगी, ठीक। जैसे दिस इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज एक्स एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी नोन एज द वाई एक्सिस, इसे हम लोग वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है। उसी तरह ये जो पार्ट हो गया दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। हालांकि ये लिखने की अभी जरूरत है नहीं क्योंकि हमारा इसमें अभी कोई काम नहीं होगा, फिलहाल जितनी भी चीजें हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारा जो काम होने वाला है, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखोगे तो हम यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजों के ऊपर डिफाइन करेंगे, ये प्री प्लान पहले से हो चुकी है। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो ये पहले से डिफाइंड है। वी आर नॉट गोइंग टू डू द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज निकाल के हम बात नहीं करेंगे, वो पहले से प्री है, ठीक है, पहले से वो निकली हुई है। हम लोग उसी चीज को समझेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर मैं यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन की बात करूं या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की बात करूं, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसी बनेगी और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कैसी बनेगी, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो दैट इज अ प्री, पहले से ही है वो, ठीक है। तो उसी ग्राफ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जब आप लोग जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स एक्सिस होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमेशा टाइम को डिनोट करती हुई दिखेगी, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमेशा आपका टाइम ही डिनोट होगा। वेयर इज द वाई एक्सिस में जो बाकी सारी चीजें हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आपको डिनोट करते हुए दिखेगी, ठीक है। जैसे अब फॉर एक्स एक्सिस हम ऐसे बात करके चलते हैं कि एक्स एक्सिस में, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम देखते हैं। इन एक्स एक्सिस विल टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज गोइंग टू बी टाइम ओनली अभी के लिए, क्योंकि यहां पे हम लोग देख रहे हैं तो टाइम को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। और वाई एक्सिस में विल जनरली जो है वो देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखेंगे, वाई एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखेंगे। जहां तक बात आ जाती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, इफ यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम लोग बात कर लेते हैं अभी के लिए, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ टाइम, ठीक है। तो टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में ही डिनोट होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल में जब हम लोग ये ग्राफ को पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे डिस्टेंस हो गई, ठीक है, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी हो गई एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, इन एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें आप इन एक्सेलरेशन, ये सारी चीजों को आप वाई एक्सिस में डिनोट करोगे, ठीक है, अभी तक के लिए। क्योंकि फिर और भी बहुत सारी ग्राफ्स है ना, फिर और भी बहुत, अभी जैसे और भी बहुत सारी ग्राफ्स है, तो और भी बहुत सारी ग्राफ में देयर आर सर्टेन रूल्स, लेकिन अभी फिलहाल ये, क्योंकि हम इतनी ग्राफ पढ़ रहे हैं, इस ग्राफ्स के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सारी चीजें डिफाइन करनी, ये सारी चीजें पे ही काम होगा। एक्स एक्सिस टाइम को डिफाइन करेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है कि अगर जैसे मान लो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट वेयरएज द टाइम जो है वो वेरी करती जा रही है, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें जो है ये आपकी वाई एक्सिस को डिनोट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अब यहां पे बात कर लेते एक और छोटे से टॉपिक की, बहुत छोटे से टॉपिक की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्लोप, जिसे हम स्लोप कहते हैं।
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज हम कहते हैं स्लोप। अब ये स्लोप होता क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्लोप बेसिकली, अगर मान लो कि मेरे पास कोई एक ग्राफ है, ठीक है, मैं ये डिफाइन नहीं कर रहा किस चीज का है, लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक ग्राफ हमने बनाया, कोई भी एक ग्राफ बनाया किसी के रेस्पेक्ट में, और इस ग्राफ में, इस ग्राफ का जो फिगर है वो आ गया स्ट्रेट लाइन, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई मेरे को बताओ स्लोप क्या है, ये किसी ना किसी चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, तो मुझे जानना है कि ये स्लोप होती क्या। तो स्लोप होती है आपकी वो एंगल जो आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनती है। तो अगर मैं थीटा से डिनोट करता हूं तो दिस थीटा विल बी गिविंग यू द आइडिया अबाउट द स्लोप। ठीक है, स्लोप क्या है, स्लोप एक एंगल है जो एक्स एक्सिस से बनती है आपके ग्राफ के ऊपर। फाइन, अच्छा, अब मेरी बात यहां, आप ये बोलोगे कि सर तो ठीक है, अगर एंगल है तो क्या हम स्लोप को एंगल के वाइज ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर दूसरा कोई तरीका है? दूसरे भी तरीके हैं। जैसे दूसरे तरीके क्या है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह बनी हुई, तो दैट इज वन ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। अगर मैं इसी ग्राफ को, मान लो कोई एक ऐसा मोशन हो रहा होगा, ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि देयर विल बी अ मोशन लाइक दिस, हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई ऐसा मोशन हो रहा है, ठीक है, हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा मोशन हो रहा है। तो इसमें अगर मुझे स्लोप जानना है, तो एंगल, बिना एंगल के जानना है, तो मैं क्या कर सकता हूं बिना एंगल के जानने के लिए? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ बेसिक मेथड, ठीक है, बहुत ज्यादा बेसिक मेथड। क्या कि हमें पता है क्या कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, अगर थोड़ा सा इसको इधर डिफाइन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अगर बात करेंगे तो यहां पे ये टी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका यहां वाला लाइन, ठीक है, ये हो गई यहां की लाइन। ठीक, यहां पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। अगर मैं बोलता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं बोलूं ये एक्स एक्सिस है, और मैं ये बोलूं ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और मेरे को यहां पे जैसे एंगल, आप एंगल निकाल सकते हो अभी भी, यहां से मैं एक लाइन यहां पे एक्सटेंड करूंगा और ये एंगल मैं बता सकता हूं, तो ये भी आपका स्लोप ही होगा। लेकिन मुझे एंगल से बात नहीं करनी, मुझे कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करनी है। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि दिस इज गोइंग टू बी दी x1, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये x1 है, ये x2 है, हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज y1 और ये y2 है, ठीक है। तो अगर ये y1 और ये y2 है, ठीक, अगर मैं स्लोप निकालने की बात करूं तो स्लोप का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, स्लोप जो हो गई, स्लोप जो हो गई, अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसे हम लिखते हैं tan थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, tan थीटा रिप्रेजेंट द स्लोप, ठीक है। और मैं अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में लिखने चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि दो जो y में चेंजेस आ रही हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, अगेन दिस इज अ स्लोप एवरीवन, ठीक है, अगेन दिस इज एन स्लोप, ठीक है, ये क्या है, ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्लोप। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, और इतनी सारी बातें आप समझ पाए होंगे,
ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप ऐसे देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आप बोलोगे कि सर ऐसा है, तो फिर बहुत सारी चीजें जो है स्लोप कुछ ना कुछ और रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। आखिर मैं एक एंगल से क्या रिप्रेजेंट करूं? अगर मैं एक रेशियो निकालूं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का, तो ये मुझे क्या बताएगा? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें बताता है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके ग्राफ के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो ग्राफ के हिसाब से इसकी जो रेशियो है, ये जो वैल्यू है, ये कुछ चीजें बताती हैं आपको, किसी ना किसी का एक मैग्नीट्यूड बताया जाता है आपको, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे। फिर आपका मुझसे एक सवाल होना चाहिए कि सर एक बात बता दो, ठीक है, कि अगर मैं, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो आपने स्ट्रेट लाइन का स्लोप बना दिया, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो 9 में पढ़ा है कि अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो, आप ऐसा बोलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो वो कर्व बनती है, तो उस कर्व में स्लोप कैसे निकालेंगे? गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप लोग स्लोप निकालने की बात करना चाहते हो, ठीक है, तो वो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो निकलता है, आप देख लो। ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्लोप इन दी, अगर कोई कर्व है तो उस कर्व में हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या कर्व में कैसे बात कर सकते हैं? ठीक है, उस कर्व में कैसे बात कर सकते हैं कि कर्व का कैसे करके स्लोप निकलेगा। कर्व इज इजी। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है कि पता नहीं क्या ही उसमें देखना पड़े हमें। ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये सारी चीजें हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं कि कोई एक ग्राफ बनी हुई है और उस ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह है, आओ देख लेते हैं। ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह का कर्व है। ये कर्व हम लोगों ने देखा है और इस तरह का कर्व बन सकता है। तो अगर मैं इसके स्लोप के बारे में बात करने की कोशिश करूं तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप कैसे पता करेंगे? तो स्लोप पता करने के लिए जो बेसिकली इसमें भी अपन वही लगा सकते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वो लगा सकते हैं, लेकिन अपन एंगल से चलेंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो एक पॉइंट के थ्रू होगी ऑब्वियसली। ठीक है, और हम यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से टच करते हुए जाएगी। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, विल डू अ लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन कि भैया ये रहा कंस्ट्रक्शन, है ना, ये रहा वो कंस्ट्रक्शन। तो ये जो एंगल आपको यहां पे दिखेगी, this angle will be representing the curve. ठीक है, this angle will be representing the slope of this curve. ठीक है, अब आप बोलोगे क्या कि सर ये अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म बोलूं तो हर जगह तो ये चेंज होती हुई जाएगी 100%, ये मल्टीपल टाइम चेंज होती जाएगी, तभी तो पता चलेगा ना कि एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यही बताई जा रही है। तो स्लोप लगातार इसकी चेंज होती हुई जाएगी, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बिल्कुल सही है ये। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजों के ऊपर बात कर लिया हम लोगों ने। ये बात कर ली कि स्लोप कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है एक एंगल, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में, और अगर कर्व है तो कर्व में कैसे हम स्लोप रिप्रेजेंट करेंगे, और मल्टीपल स्लोप बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वैसे डिक्रीजिंग में भी हो जाएगी, क्योंकि ये बता रही है कि एक्सेलरेट कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो इसके चेंजेस है वो रैपिडली हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। फाइन, तो हम लोगों ने स्लोप के बारे में बात कर लिया कि स्लोप किस तरह रिप्रेजेंट होता है, कि स्लोप क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनती है वो। ठीक है, ये रेशियो है, वो सेम रेशियो ये भी निकालेगी, वो सेम रेशियो वो भी निकालेंगे। जब हम लोग इसको डिफरेंट ग्राफ्स में रखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रखेंगे, एक्सेलरेटेड टाइम ग्राफ में रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में रखेंगे, तो ये जो स्लोप की वैल्यू, ये जो रेशियो आप निकाल रहे हो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये वैल्यू कुछ ना कुछ बताएगी, और वो कुछ ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए, सो लेट अस टॉक अबाउट, हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले ग्राफ के बारे में। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ग्राफ, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम, सॉरी, हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आओ देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो ऐसे
हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग ग्राफ बन सकती है, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है बॉडी के साथ, ठीक है। और आपके पास अगर जैसे वैल्यूज के साथ अगर ग्राफ बन रही है, लेकिन कंडीशंस तो वही रहेंगी। आइदर द बॉडी विल बी इन रेस्ट, आइदर द बॉडी विल बी इन कांस्टेंट मोशन, आइदर द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में रिटार्डेड भी हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में डी एक्सेलरेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बहुत सारी चीजें होंगी ऐसी, ठीक है। तो एक एक करके देखो, कंडीशंस वही रहेंगी, बस जब आप वैल्यूज पुट करोगे ग्राफ वैसा ही बनना है, ठीक। तो मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूं, सो विल डू दैट ओनली। फर्स्ट लेट मी ड्रॉ दी ग्राफ फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल ग्राफ्स हैं तो एक एक करके बना दूं तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, ठीक। अच्छा, मैंने आपको बता दिया कि अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, ठीक है। तो हम ये जान लेते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ओनली आई विल बी रिप्रेजेंटिंग कि ये भाई देखो टाइम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है और ये आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। ये आपको डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, सीधा सीधी हिसाब यही है, ठीक है। अपन ठीक है, डिस्टेंस की ही बात करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर ग्राफ आपका कुछ इस तरह बने, ठीक है, इफ द ग्राफ लुक लाइक दिस, थोड़ा बहुत, ठीक है, इफ द ग्राफ रिप्रेजेंट लाइक दिस, ऐसे, ये एरो नहीं आनी चाहिए, एक लाइन दे देते हैं। अगर ग्राफ आपको कुछ इस तरह दिखे लाइक दिस, तो ये आपको क्या चीज बताती है बॉडी के बारे में? इफ द ग्राफ लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह का अगर कोई ग्राफ आपको दिखे तो ये ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करती है बॉडी के बारे में? ये आपको एक सिंपल चीजें बताती है। क्या बताती है? कि आप अगर ठीक से देखोगे, है ना, लेट अस टॉक अबाउट दिस, थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, इसके ऊपर एक हम पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बता रही है कि भैया देखो ये टाइम t1 है और ये बता रही है कि मैंने उसी मोशन में से 2 टाइम को डिनोट कर दिया और ये आपकी टाइम t2 हो गई। हमने क्या देखा कि जो t1 और t2 पे जो डिस्टेंस है आपकी वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर रही। मतलब टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रुकी हुई है। सो दिस इज एन ग्राफ ऑफ अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है। जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह बना हुआ है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू अस। नेक्स्ट, अगर हम लोग दूसरे ग्राफ के बारे में बात करें, मान लेते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं कुछ इस तरह के ग्राफ के बारे में। आओ, ठीक है, इस तरह के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको क्या बताती है? ये आपको क्या बताती है? अगर आप ठीक से देखोगे, इफ यू लुक इनटू दिस, मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये सारी चीजें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आपने पढ़ रखी है, ठीक है, बस उसका ही यूज कर रहा हूं मैं। मान लेते हैं कि ये t1 टाइम है, ये भी मान लिया जाए कि ये t2 टाइम है, ठीक है, ये भी मान लिया जाए कि ये आपका t3 टाइम है, ठीक है। और हमें यहां पे क्या दिख रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से तभी बनती है, ठीक है, जब वो ऐसे हो। ये t1 हो गया, ये आपका d1 है मान लेते हैं, ठीक है। सेम चीज यहां पे आप देख सकते हो, इट इज d2। मेरे पास उधर जगह नहीं है लिखने की तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज d3 एवरीवन, ठीक है। और हर जगह मुझे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, मतलब जितना टाइम पे आप ऐसा कह सकते हो, अगर टाइम इंटरवल कांस्टेंट है मेरा 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, हर 2 मिनट में सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस ग्राफ्स रिप्रेजेंट यू अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन,
ठीक है, ये जो ग्राफ है ये आपको यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रही है कि भैया देखो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ये हम लोगों ने देखा अभी। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें यूनिफॉर्म मोशन में हो चुकी है। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट कि और कौन सा मोशन हो सकता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें, आओ लेट अस टॉक अबाउट दिस, कि मान लेते हैं ऐसा क्या कि हम लोगों ने स्पीड अप किया, स्पीड अप, ये तो यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन में क्या मतलब, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस का काम कर रही है, तो हर जगह पे स्पीड सेम ही होगी। आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, सब 20, तो आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन आपकी स्पीड सेम है, जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक से बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि स्पीड बढ़ा रहा हूं। अगर मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरा जो ग्राफ बनता हुआ दिखेगा आपको वो कुछ इस तरह दिखेगा। सॉरी, लाइन है क्या? मेरा जो ग्राफ आपको बनता हुआ दिखेगा वो कुछ इस तरह दिखेगा, देखो ठीक से। ठीक है, ये ग्राफ आपको क्या शो करते हुए दिख रहा है? What does this graph is giving you an idea about? ठीक है, कि आप यहां पे देखोगे क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको t1 मान लूं, अगर मैं इसको t2 मान लूं, अगर मैं ये वाले पॉइंट को t3 मान लूं, तो आप यहां पे देखो, ठीक से देखो, आपको दिखेगा क्या कि ये इंटरवल, ये जो टाइम इंटरवल है ये कम होता हुआ दिखेगा, और आपको दिखेगा कि टाइम जल्दी रैपिडली मेरी डिस्टेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी आपको। See, your distance will be increasing. ठीक है, ये किस तरह का मोशन है ये आपको बता रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। इट इज शोइंग अबाउट कि मेरी गाड़ी जो है वो स्पीड अप कर रही है। दिस इज दी ऑल अबाउट स्पीडिंग अप, स्पीड अप। ठीक है, गाड़ी हम तेज चला रहे हैं, हम लगातार अपने स्पीड को चेंज कर रहे हैं। फाइन, इसी तरह हम लोग स्पीड डाउन के भी बारे में बात कर सकते हैं कि अगर भाई गाड़ी जो है हम लोगों ने चलाई एक पर्टिकुलर स्पीड से, अब जो है वो धीरे धीरे हम उसको स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करके कर सकते हैं उसे हम, हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो हम लोगों ने ऑरिजिन से स्टार्ट की, हम लोग लेके गए एन, सॉरी ये, ठीक है, कर्व बन नहीं पा रहा मेरे से, क्या दिक्कत हो गई। ठीक है, ये वाली बात, ये क्या आपको बताता है, दिस इज स्पीडिंग डाउन एवरीवन, ये आपको स्पीड डाउन के बारे में बताता है। आप अगर ठीक से देखोगे, ठीक है, तो इसमें आपको पता चलेगा क्या कि टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें जो है वो घट रही है। जैसे यहां तक बढ़ी, ठीक है, टाइम ये बढ़ी, अब टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें घट रही। ठीक, तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, What does it is explaining? It is explaining कि जो हमारे पास व्हीकल है, जो हमारे पास स्पीड थी, वो स्पीड डाउन हो रहा है आपका। जो क्या हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, हम स्लो कर रहे हैं गाड़ी को, बहुत ज्यादा स्लो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज देयर। बढ़िया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि देखो बस इतना ही है जितना है, ये पॉसिबल ग्राफ बन सकती हैं किसी भी बॉडीज के लिए। अब इसमें मिक्स भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे आप इसको मिक्स भी कर सकते हो, 110% मिक्स कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि एक व्हीकल पहले रेस्ट पे थी, फिर वो यूनिफॉर्म मोशन, थोड़ी देर यूनिफॉर्म मोशन में गई, फिर वो स्पीड अप हो गई और बाद में जाके वो स्पीड डाउन हो गई। ये चारों ग्राफ एक साथ भी आ सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको उस बॉडी के अलग अलग मोशन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखा रहा हूं कि ग्राफ में ऐसा बनता है। आप पूरे मोशन को दिखा रहे हो, स्टार्टिंग टू एंड, पॉइंट ए से पॉइंट बी में ये पूरा मोशन रहा, पहले रेस्ट में थी, अब वो आपका पूरी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में आ गई है, फिर आपका जो स्पीड अप कर रही है, फिर स्पीड डाउन कर रही है। आप सारी चीजें दिखा सकते हो एक ही ग्राफ में, एक बॉडी के लिए। मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हो गई। नाउ अब मैं आपको ये भी बता सकता हूं क्या, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं आप, है ना, ये भी हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा एक ग्राफ है। ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, मेरे पास एक ऐसा ग्राफ है। तो मेरा सवाल ये है आपसे, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है?
पॉसिबिलिटी में हम बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी में आप देखोगे कि ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम टी को डिनोट करते हुए दिख रही है। अब वो 2 मिनट हो सकता है, 0 से 2 मिनट, ठीक है। अब आपका टाइम नहीं बढ़ रहा, ठीक है, समय नहीं बढ़ रही है आपकी, टाइम नहीं बढ़ रही, लेकिन आपकी डिस्टेंस बढ़ी जा रही है, आपकी डिस्टेंस बढ़ी जा रही है। ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आप एक ही टाइम पे आपकी डिस्टेंस बढ़े जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है, इसका ग्राफ बन नहीं सकता ये, ठीक है। तो ये ग्राफ नहीं बन सकता। अगर हम और आगे बात करें, इफ यू टॉक आउट फर्दर, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़े इस ग्राफ को ही देखने के लिए, ठीक है, तो हम ऐसा बात कर सकते, देखो ठीक है। अगर हम और आगे बढ़े तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखना आप लोग, ठीक है, ठीक है। आपका जो बॉडी का मोशन है वो कुछ इस तरह है, किस तरह है, इस तरह है। ये आपको बुक्स में देखने को मिल जाएगी। आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, क्या कि एक ही टाइम पीरियड पे, देखो यहाँ पे एक ही टाइम पीरियड पे, अगर ये टाइम टी है तो एक ही टाइम पीरियड पे बॉडी 2 जगह पे, एक ही टाइम पे बॉडी 2 जगह पे, एक ये, ठीक है, एक आपका ये, एक ही टाइम पीरियड पे जो बॉडी है हमारी वो 2 जगह पे है। पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये। इट इज नॉट पॉसिबल पीपल, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी ग्राफ जो है ये आपकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी ग्राफ आपकी पॉसिबल नहीं, दैट इज व्हाट इट इज देयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्लोप्स की एवरीवन, है ना। अब हम लोग एक बार स्लोप के बारे में बात कर लेते हैं। स्लोप कहां पे होगा, जैसे मैं यहां पे स्लोप की बात करूं, जनरल स्लोप की बात कर लेते हैं अपन, जो थीटा से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर मैं स्लोप्स की बात करूं यहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, अगर मैं स्लोप की बात करूं, ठीक है, स्लोप की बात करूं तो स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिखता है, ठीक है। 2 चीजें आती हैं। पहले आता है एरिया अंडर कर्व, मतलब इस एरिया में ये पूरा एरिया आपको क्या बताएगा, ठीक है, और ये स्लोप आपको क्या बता रही है। तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, कोई भी ग्राफ, चाहे वो इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ की, इस ग्राफ की, इस ग्राफ की, इन चारों ग्राफ के अंदर आने वाला जो एरिया है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, और इन चारों, और उसके बाद, ठीक है, एरिया आपको क्या रिप्रेजेंट, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और सेकंड हम लोग देखेंगे कि जो स्लोप है, स्लोप ये आपको क्या रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगी, ठीक है, ये स्लोप आपको क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा। फाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका जो एरिया अंडर ग्राफ है और जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, ये हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की एवरीवन। लेट अस टॉक अबाउट दिस प्लेसमेंट। एक सेकेंड, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, इसको भी तो कॉपी कर सकता हूं मैं, ठीक है, हाँ ठीक है। अब कुछ चीजें खाली चेंज होंगी, उनके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को समझते हैं, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है पीपल, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैंने यहां पे छोड़ दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कि ये जो स्पीड अप हो रही है ये आपको बता रही होगी कि दैट दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है, ये आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बता रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताई जा रही है, ठीक है। बस ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक।
सेम चीज, आगे बढ़ते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अब यहाँ पे चीजें क्या बदल जाएंगी, थोड़ी थोड़ी बदल जाएंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस विल बिकेम डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है इसे हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से देख लेंगे। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है नाउ इट बिकेम डिस्प्लेसमेंट। भैया ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, बढ़िया। तो ओहो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, हमें तो ये पूरा हटाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, पहले पूरा हटा ही लेते हैं। ये हट जाएगा, ये ओह सॉरी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिस्प्लेसमेंट, 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 ठीक है। चलिए ये सारी ये मैं हटा देता हूं, ठीक है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आइए, ठीक, चलो आओ देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें। सबसे पहली बात, अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रही है, टाइम, तो ये भी बॉडी आपकी रेस्ट में है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये बॉडी रेस्ट में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या नहीं बोल सकता मैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है एवरीवन, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रही है, तो यहां पे मैं बात कर सकता हूं, ठीक है, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ये आपका बॉडी रेस्ट में है, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, ये सेम डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेजरमेंट, एक लेंथ को ही मेजर कर रहा हो आप, ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डिस्टेंस को मेजर कर रहा हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। अगेन दिस पर्टिकुलर बॉडी विल बी इन रेस्ट, ठीक है। यहां पे आप जो देख रहे हो नाउ, अब यहां पे क्या सेम चीजें होगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। ये जो एरो है, इन द केस ऑफ डिस्टेंस इट वाज रिप्रेजेंटिंग स्पीड, यहां पे जो ये एरो है ये आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगी। यूनिफॉर्म मोशन में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, याद रखना। यहां पे जो आप स्पीड अप, यहां पे ये जो चीजें आप देख रहे हो, ये यहां पे ये दिख रहे हो कि यहां पे क्या दिख रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में रैपिडली डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में रैपिडली डिस्टेंस के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब आप यहां पे ये भी बोल सकते हो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। यहां पे तो सेम है, 22 मिनट्स 22 मिनट्स टू, आप ऐसा समझ सकते हो 2 सेकंड्स 20 मीटर 20 मीटर 2 सेकंड्स 20 मीटर 2 सेकंड्स 20 मीटर, सेम वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल लो, कांस्टेंट वेलोसिटी बोल लो, यही जाएगी। यहां पे आपका टाइम इंटरवल अगर मैं सेम कर दूं, ठीक है, तो हर टाइम इंटरवल पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, ये हम बोल सकते हैं कि इट इज वेलोसिटी इज अप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंक्रीज वेलोसिटी वाला ग्राफ है। ये क्या है, ये डिक्रीज वेलोसिटी का ग्राफ है एवरीवन। ये किस तरह का ग्राफ है, ये डिक्रीज वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है, ये आपका डिक्रीज वेलोसिटी का ग्राफ है, डिक्रीज वेलोसिटी का ग्राफ है। डिक्रीज वेलोसिटी, अगेन इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, पर जैसे ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन इंक्रीज वेलोसिटी, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है पर डिक्रीज वेलोसिटी, ठीक है।
चलिए, ये बारी बातें हो गई। नाउ अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है। ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग दिख रही है, अब तो आगे बढ़ रहे हो ना। तो ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है, तो आपको यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग में क्या होता है, तो यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग में क्या होता है, बस यही ग्राफ उल्टी बन जाएगी, कुछ ज्यादा कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। मैं ये सारी चीजें हटा दे रहा हूं, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग में क्या होता है ये देख ले तो खाली। यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग में ग्राफ कुछ इस तरह आती है, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन ही है, यूनिफॉर्म मोशन ही है, पर यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, बस इतना ही है, ठीक है। तो वो हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग है, एरो अगर आप ठीक से देखोगे तो, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ चीजों की, कि अगर एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर ग्राफ है, किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, और स्लोप है, तो स्लोप और एरिया अंडर ग्राफ क्या क्या बातें करती हैं इनके बारे में, कि अगर मैं एरिया अंडर ग्राफ भी निकालूं तो वो क्या बताएगा। तो एरिया अंडर ग्राफ आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बताता, नन, ठीक है, कुछ नहीं बताएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एरिया आप निकालोगे उसकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के नहीं बताएगा। लेकिन ये अगर आप स्लोप निकाल रहे हो तो ये स्लोप आपको स्पीड के बारे में बता रहा है, जो कि आपको यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूं तो स्पीड अप बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो ये भी मैं स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ये और यहाँ पे जैसे स्पीड डाउन की बात कर रहा हूं, तो जो ये जो यूनिफॉर्म मोशन है ये आप देख पा रहे हो, ये हर एक टाइम इंटरवल पे सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड कांस्टेंट है आपका, तो वो ऐसा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में भी ये नन है आपका, कुछ नहीं बताता ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को, लेकिन जो स्लोप है ये आपके वेलोसिटी के बारे में बताती है, जो स्लोप है ये आपके वेलोसिटी के बारे में बात करती है, ठीक है। जो स्लोप है ये आपके वेलोसिटी के बारे में बात करती है, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आओ हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूंगा तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहां पे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी, ठीक है। चेंजेस पहले कर लेते हैं अपन, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, ठीक है। चेंजेस के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर यहां पे दिमाग लगाएंगे, ठीक। यहां पे ये अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ना होके, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यहां पे बहुत सारी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये टाइम को रिप्रेजेंट करती हुई दिखेगी आपको, कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम, ठीक है। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी, ये आपको वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेगी, ठीक है। बस इसी को कॉपी कर लो, मैं कॉपी कर लूं, मतलब आप लोग तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, ठीक है। ये भी बात कर लेते हैं।
ठीक है, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर बात कर लेते हैं एवरीवन कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या क्या चीजें शो करेंगी, क्या क्या दिखाएंगी। तो विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, बहुत सीधे बातों से शुरू करते हैं, ज्यादा कुछ बात करने की कोशिश नहीं करते। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग्स, है ना। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि हाँ सर ये रेस्ट में, अरे ऐसे कैसे, ठीक है। ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये 0 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसा चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप ठीक से देखोगे, ठीक, तो अगर मैं 2 टाइम लू इस पूरे इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में 2 टाइम लेने की बात करूं तो ये t1 हो गया और ये जो है ये t2 हो गया। तो अगर 2 टाइम इक्वेशन लेने की यहां पे बात करूं तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि यहां पे ये फिक्स वेलोसिटी है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड से मैं मूव कर रहा हूं t1, t2, t3, t4, t5। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मेरी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रही। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ये इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोल सकता हूं इसको, मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम दे सकते हैं अपन, ठीक है। मूविंग नेक्स्ट, यहां पे देख लो, अगर मेरी ग्राफ ऐसे बने तो इसका मतलब क्या है। अगर मेरी ग्राफ ऐसे बने तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास टाइम और वेलोसिटी का रेशियो आ रहा है, और टाइम और वेलोसिटी का रेशियो ओरिजिन से आ रहा है, तो ओरिजिन में 0, और मैं अगर कोई दूसरा पॉइंट यहां पे मान लूं, जैसे मान लेते हैं ये, तो ये कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कोई टाइम है, ठीक है। अरे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब हर टाइम पीरियड के लिए वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज आपको क्या बता रही है, दिस इज गोइंग टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसको बोल दो, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दो, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ग्राफ बोल दो। यहां पे ये बोल सकते हो कि ए की जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो ग्राफ है ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए है आपका, या तो यूनिफॉर्म बोल दो या तो कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट है, ठीक है। ये ग्राफ कैसी है, ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफ है, जिसमें आपको जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट दिख रही है। या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही लिख लो, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख लो भाई, तुम लोग लिखो, ठीक है। ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की एक ग्राफ है, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है भाई, ठीक है, ये आपका ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, और ये ज्यादा हो रही है, मतलब ये आपकी आपका क्या है, आपका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो ही जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ी जा रही है, घट नहीं रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये भी लिखना है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दिस इज इंक्रीजिंग, नहीं तो फिर ये बोलोगे ये कैसा हो रहा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये बढ़ रही है, ठीक। तो उसी तरह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मैं डिक्रीजिंग भी तो दिखा सकता हूं ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर मैं डिक्रीजिंग दिखाने की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। आप इसको यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी बोल सकते हो, ठीक है, यू कैन से दिस थिंग एज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑल्सो, ठीक है। यहां पे जो ए की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, बस इतना ही, ए नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, आप ये बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पे जो ये केस है, दिस केस इज ऑल अबाउट द डिक्रीजिंग, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिक्रीज, ये घट रही है, रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, अपन जो है वो रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, फाइन। चलिए ये सारी चीजें हो गई, आई बिलीव इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
वो एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है पर वो लगातार वो बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्राफ वो बनाऊंगा जो आपको दिखेगी कि जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन आपको लगातार बढ़ते हुए दिखेगी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका एक्सेलरेशन है वो लगातार इंक्रीज करते हुए दिखेगी, विच इज दिस। टाइम के रिस्पेक्ट में ये लगातार आपको बढ़ते हुए दिखेगी, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पर वो बढ़ रही है, मतलब लगातार वो आपका डिस्प्लेसमेंट कर रही है, आगे बढ़ रही है वो। ठीक है, वो आपका ऐसा समझ लो कि वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंजेस है वो जो रेशियो है वो कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और इसमें डिक्रीजिंग कर रही है, हम लोगों ने ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये वाली चीजें, ये जो चीजें हैं, ये आप बोल सकते हो कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं क्या कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। ज्यादा सही रहेगा ना, आप लोग ज्यादा एक्यूरेट समझ पाओगे इस चीज को कि ये नॉन यूनिफॉर्म है भाई, ये नॉन, हाँ ये हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ज्यादा सही रहेगा ये। इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, दैट इज द फैक्ट दैट दिस इज इंक्रीजिंग। ये क्या है? इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। बहुत कोई पूछते हैं कि ये जो ग्राफ आप बना रहे हो यहाँ पे, ठीक है, पूछा जाता है ये जो ग्राफ आप बना रहे हो, ये जो कर्व है, इस कर्व का कोई नाम भी है क्या? ठीक है, हर शेप का नाम होता है, तो क्या इस शेप का भी नाम है? तो बिल्कुल ये नाम है। ठीक है, तो याद रहे, हालांकि हाँ, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? दिस इज कॉल्ड एज पैराबोलिक ग्राफ या पैराबोला बोल सकते हो। ये जो ग्राफ का नाम है, कर्व का नाम है, दैट इज पैराबोला, पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। ठीक है, जो इंक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है जो इंक्रीजिंग में है। उसी तरह यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन होगी। सॉरी, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन है लेकिन डिक्रीजिंग में। ठीक है, दैट इज डिक्रीजिंग पीपल। आप यहां पे देख पाओगे, दिस इज डिक्रीजिंग। एक सेकेंड है ना, दिस इज, यू कैन सी दिस इज डिक्रीजिंग। ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है मोशन, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज कर रही है। ये क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, याद रही है चीज। ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर मैं यहां पे इस कांस्टेंट को हटाकर यूनिफॉर्म लिख दूं तो ज्यादा सही नहीं रहेगा क्या? है ना, आप लोग को भी कंफ्यूजन कम होगी। ये यूनिफॉर्म लिख लो भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, बस ये सब चीजें। ठीक है, अब आपसे पूछी जाएगी कि भैया एक बात बताओ कि मेरे पास एरिया अंडर कर्व, ये जो एरिया अंडर कर्व है, मान लो कि इसका एरिया निकालूंगा मैं, तो एरिया अंडर कर्व क्या बताएंगे? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व है, ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताती है। और स्लोप क्या बताता है? यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि इट गिव्स यू द आइडिया अबाउट द एक्सेलरेशन। ये आपके एक्सेलरेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, स्लोप जो है वो आपके एक्सेलरेशन के ऊपर बात करता है। दैट इज व्हाट इट इज देयर। आई होप इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो
सो वी आर नॉट गोइंग विद द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर हम लोग बात नहीं करते, ठीक है। हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे 11th में, है ना। अभी फिलहाल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तक ही रखते हैं। नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दी इक्वेशंस ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक। उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल कराऊंगा, लेकिन वर्टिकल प्रोजेक्शन कराऊंगा, ठीक। अभी फिलहाल के लिए यहां पे तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। सो बेसिकली देखो, इसमें क्योंकि प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसा तो 4 है, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। सेकेंड इज गोइंग टू बी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हो गई दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2as। यहां पे कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। ऐसे जनरली हम लोग इस चीज को सही समझते हैं, लेकिन तब भी, मतलब हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन तब भी, जैसे हम लोग v की बात करें या फिर v या u की बात करें, फिर ये या फिर ऐसा लिख लो, अगर हम u या फिर v की बात करें, सो दीज आर कॉल्ड एज द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जहां तक बात, जब हम लोग ए की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। दीज आर एक्सेलरेशन, ये तो हम जानते हैं। जब बात s की आती है तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये जो s है ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? देखो s अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से यूज तो होती है, दैट इज ट्रू, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि ठीक है फाइंड द डिस्टेंस, तो हम लोगों ने ये सेकंड वाला इक्वेशन लगा दिया, थर्ड वाला इक्वेशन लगा दिया, और हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में ये सारी चीजें पता कर ली, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन the exactly is in this equation of motion में जो s है ये आपके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप क्वेश्चन को ठीक से और थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आपको जब भी डिस्टेंस निकालने की बारी बोली जाएगी तो आपको एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन पे ही निकालने की बोली जाएगी, अगर आप ठीक से देखोगे तो, ठीक है, कि फाइंड आउट द डिस्टेंस। तब आपको जब, और अगर मान लो कि ऐसा भी निकला कि एक बॉडी आगे गई फिर वापस आ गई, तो उसका आंसर 0 ही आएगा नॉर्मल केसेस में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो तो s की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट को ही शो करती है, ठीक है। वेयर एज t इज द टाइम, यहां पे जो t है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटी, ऐसा बोल सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इस चीज को एक बार और हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए यहां देख लेते हैं। कोई चेंजेस ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। देखो बेसिक चेंजेस क्या होंगी कि जहां जहां आपको ए दिख रही है वहां आपको जी पुट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी अंडर द ग्रेविटी विल बी इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, ठीक है। सेकंड विल बी इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको दिखेगी दैट इज विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, ठीक है। यहां पे जो आपको g की वैल्यू दिख रही है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ सरफेस पे
जी की वैल्यू जो होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर मान लेते हैं ऐसा कि सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर जैसे अगर आप ठीक से देखोगे तो अगर मैं इसको 9.8 इसको ट्वाइस करूं, ठीक है, तो ये 19.6 है, और 10 लेके ट्वाइस करूं तो 20 है, तो 0.4 का अंतर आया है। ठीक, डिफरेंस बस इतना ही रहता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है तो बेझिझक ले लेना, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, तो और आप अप्रोक्सीमेशन का गेम समझ सकते हो कि हाँ ठीक है इतना है तो इसका मतलब इसके आसपास होगा, ठीक है, तब तो आप करना, नहीं तो फिर 9.8 लेके ही आगे बढ़ना। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन और अंडर द ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सबसे ज्यादा चीजें कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब जो आप लोग को जाननी चाहिए वो ये होती है कि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और कहीं ना कहीं हम ये चीज पता भी कर लेते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उस हिसाब से हम लोगों ने ए की वैल्यू पुट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव ए लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव ए लिख दो, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दी जी, जी के बारे में कैसे पता करें? तो जी के बारे में पता करने के लिए आई विल गो विद दिस इक्वेशंस। ठीक है, मैं दो कंडीशंस यहाँ पे बना रहा हूं और उस दो कंडीशन के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा सकूं कि कहां पे आपको पॉजिटिव जी लेनी है और कहां पे आपको नेगेटिव जी लेनी है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं यहां पे। देखो सिर्फ दो कंडीशंस हैं और फिर दो कंडीशन के हिसाब से सारी चीजें हम लोग बदलते हैं और उसी के हिसाब से जी की वैल्यू भी लिखते हैं हम। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कोई रॉकेट साइंस है कि पता नहीं क्या ही करते हैं अपन इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही है जो है। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, आप पहले कंडीशन की तरफ देखो, मैं चाहता हूं कि आप लोग फिगर नंबर 1 की तरफ देखो। पहला कंडीशन ये हमारे पास ये है, थोड़ा सा यहाँ पे ग्रेविटेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं क्या, थोड़ा बहुत, फिर तो वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक बॉडी है जिसके पास मास m है। ठीक है, इसी चीज को मुझे हवा में उछालना है। ठीक, अगर इस चीज को हवा में मुझे उछालना है तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि मतलब हम ये क्या करते हैं कि ग्रेविटेशन में उस फोर्स को कैलकुलेट नहीं करते कि कितने फोर्स के कारण इतना वेलोसिटी आया, नहीं, हम यहाँ पे उस फोर्स को हटा देते हैं। हम लोगों ने बोला कि फोर्स लग गई और उसके कारण इतना वेलोसिटी आया, ठीक है, तो हम वेलोसिटी को लेके चलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इस बॉडी को मैं ग्राउंड से, ठीक है, इस बॉडी को ग्राउंड से या अर्थ सरफेस से एक सर्टेन हाइट पे मैं लेने की कोशिश करूं, ले जाने की कोशिश करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पे एक वेलोसिटी देनी पड़ रही है तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कुछ भी हो सकता है पर 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, फ्रैक्शन डेसिमल, इसको कुछ ना कुछ तो लिफ्ट करोगे ना भाई, कुछ ना कुछ तो दोगे। ये जहां तक जाए, जब इसको दे दिया तब ये बॉडी ऊपर की तरफ उठ रही है, उठ रही है, उठ रही है, ठीक है, और ये उठती हुई जा रही है और एक इंस्टेंट आएगा यहां पे बॉडी पहुंच जाएगी, फाइन, नो प्रॉब्लम, ये बॉडी रीच कर जाएगी। जब ये बॉडी ऊपर पहुंच जाएगी तो मैं बोल सकता हूं फॉर दिस पर्टिकुलर बॉडी यू वी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। अब ऐसा बोल सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगी, अब क्या करेगा कि बॉडी जो है अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब क्या कि पहले बॉडी ऊपर जा रही थी, अब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, अब बॉडी डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो इस कंडीशन में द मोमेंट वेलोसिटी चेंजेस, जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, अब ये बॉडी ने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब ये बॉडी नीचे आएगी। तो उस केस में अगर सिर्फ और सिर्फ मैं यहां पे अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस सेकंड बॉडी के बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं, सेकंड बॉडी के बारे में, तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करूं, तो मैं ये सब बोल सकता हूं कि जब बॉडी ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया तो उस मोमेंट पे तो मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 था, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको रीडिंग करूं तो मैं उस फाइनल वेलोसिटी को बोल सकता हूं फॉर दिस की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है,
अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अब यह यहां से मूव करने की कोशिश करेगी और ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी और यहां पे कुछ भी होगा पर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी होगा ना, एक वेलोसिटी से ही तो नीचे आएगी वो। ठीक, अब हमारी बारी यहां पे ये समझने की आती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। हम ये जानते हैं, व्हाट वी नो इज ओके। सो हम लोग ये बात कर रहे थे, ठीक है, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जो जी है, ठीक है, वो जी को पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम सबको पता है क्या, वी ऑल नो कि अगर आपको बेसिक्स भी याद है तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक्स की जरूरत है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि सर अगर मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमेशा डाउनवर्ड्स होती है, तो मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा लिख सकता हूं? समझ रहे हो बात? तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसको देख के नहीं लिखते अपन। हमारे लिए पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने का तरीका होता है हमारे बॉडी को लेकर। ठीक है, हमारा सब कुछ जो होता है कि वेदर वी आर राइटिंग पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी, इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन आवर डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जैसे मेरी बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, तो मेरा डायरेक्शन ऊपर ही है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो है वो नीचे है। ठीक है, तो मेरे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो जी का डायरेक्शन है वो उल्टे साइड में। इसीलिए अगर ऐसा कोई केस होता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर जाती है, तो उस केस में जो हम जी है उसको नेगेटिव लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डायरेक्शन ऊपर है, जी का डायरेक्शन नीचे है, तो हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में जी जो है वो उल्टे डायरेक्शन में है। दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक, अगर इसकी बात करें हम, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा डायरेक्शन नीचे है, जी का भी डायरेक्शन नीचे है, तो इस केस में हम जी की वैल्यू को पॉजिटिव लिखेंगे। सिंपल सी बात यही है। दिस इज द ओनली गेम। अब इसी तरह से आपको समझ में आना जाना चाहिए कि आपको कब पॉजिटिव लिखना है, कब नेगेटिव लिखना है जी के बारे में। एक है तो पता है, जब एक्सेलरेशन आपको पता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव कब लिखनी है, पॉजिटिव कब लिखनी है। ये बात हो गई जी की कि जी कब पॉजिटिव लिखनी है, जी कब नेगेटिव लिखनी है, बस इतना ही है। ठीक है, अगर इतना आप लोग कर लोगे तो इट इज मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा हो गया फिर ये। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब यही सही है। ठीक है, चलिए, इफ इट इज ऑल नाउ पीपल वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दी। ठीक है, अगर ये सब कुछ हो गई तो अब हम प्रोजेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट दी प्रोजेक्शन थोड़ा थोड़ा। और प्रोजेक्शन के ऊपर बात करेंगे तो हम लोग पूरी प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहे, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं वर्टिकल प्रोजेक्शन मोशन। ठीक है, जो बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। तो हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बात करते हैं, या वर्टिकल प्रोजेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि वर्टिकल प्रोजेक्शन होती क्या है। वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, वर्टिकल प्रोजेक्शन होती क्या है। ठीक है, अब ये वर्टिकल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका या बॉडी ऊपर गई और बॉडी ऊपर से नीचे आई। ठीक है, इस पूरे ये जो बॉडी का मूवमेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, और ना ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो हम इन्हीं बॉडीज को एनालाइज करेंगे। कंडीशन बस इतना ही कि ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। दिस इज व्हाट इट इज देयर। और वर्टिकल प्रोजेक्शन में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग ये करेंगे कि ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया या सरफेस आप मान लो। हमने क्या किया कि हमने एक बॉडी ली। ठीक है, हमने एक बॉडी ली और इस बॉडी को हमने ऊपर फेंका। ठीक है, हमने इस बॉडी को ऊपर फेंका, ऐसे। फाइन। अब जब हम लोगों ने इस बॉडी को ऊपर फेंका तो ये एक हाइट अटेंड करेगी। मान लेते हैं कि दैट हाइट इज दिस। ठीक है, दैट हाइट इज दिस। ये हाइट अटेंड कर रही है। ये हाइट अटेंड करने के बाद जब ये बॉडी, ये वाली बॉडी, ठीक है, ये वाली बॉडी, ये जब ऊपर जाएगी, एक हाइट अटेंड करेगी। और एक हाइट अटेंड करने के बाद आपको पता है फिर क्या होगा, देन आफ्टर दिस पर्टिकुलर बॉडी विल बी कमिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, और यही बॉडी जो है वापस नीचे आएगी। हमें बस यही दो जो कंडीशन आपको दिख रही है, जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो क्या क्या चीजें होंगी, कितना टाइम लगेगा, कितना मैक्सिमम हाइट होगा, ठीक है, टाइम पीरियड कितनी लगेगी। अच्छा,
अगर ये इनिशियल है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अगर यहाँ पे इनिशियल है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बस ये सारी चीजें जाननी है हमें। तो हम लोगों ने ये जो दो बॉडी, एक बॉडी जैसे पूरा मोशन क्या है कि बॉडी ऊपर गई, ठीक है, और वापस फिर नीचे आ गई, इसी दो मोशन को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है, ठीक है। और हम पहले एनालाइज करेंगे, ऊपर से नीचे आ रही है तो हम v निकालने की कोशिश करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये निकालेंगे कितना टाइम लगेगा, ये हम निकालेंगे। हाइट तो हमें पता ही चल जाएगी कि हाइट कितनी होगी, ठीक है, वो तो हाइट तो क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें आएंगे कि जब बॉडी को हम लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कितना हाइट वो मेंटेन करे, कितना हाइट वो अटेन करेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल बी लुकिंग आफ्टर, ठीक है, और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन में ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं, ज्यादा सही रहेगी, ठीक है। अभी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर रिमूविंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, ये हम हिस्सा हटा रहे हैं, ठीक है, ये पूरा हिस्सा हटा रहे हैं, हम यहां पे आते हैं, ठीक है, हम यहां पे आते हैं कि ये जो बॉडी आपको दिख रही है, ये जो बॉडी आपको दिख रही है, इसके ऊपर सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बॉडी है हम देख रहे हैं, इस बॉडी की सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्राउंड, ठीक है, ये है क्या, दिस इज ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड है, ये क्या है, ये एक हाइट है जो हम लोगों ने अटेंड की है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ पर्टिकुलर हाइट दैट वी, इतने बड़े हाइट से हमने एक बॉडी को रिलीज किया है, ठीक है, इतने बड़े हाइट से हमने बॉडी को रिलीज किया। और एक चीज बता दे रहा हूं, इस कंडीशन में कुछ कुछ चीजें हैं। सबसे पहले क्या है, पहला चीज कि ये जो बॉडी है वो आपकी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल है, ठीक है, फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि आपने बॉडी को ऐसे फेंका नहीं है, ठीक है, बॉडी को रिलीज किया है, फ्री फॉल है, ठीक है। सेकंड व्हाट वी विल बी कंसीडरिंग ओवर हियर इज कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। सो यहां पे सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो है, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है। बस ये दो पॉइंट्स आप लोग मान के चलो कि ये दो चीज से यहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी, फाइन। अच्छा, इस कंडीशन में हमें एक चीज और मेंशन कर देनी होगी यहाँ पे कि वी नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो g जो होता है वो नीचे की तरफ ही होता है। ये नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन इज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये बॉडी यहां से रिलीज हो रही है, ठीक है, अगर ये बॉडी यहां से रिलीज होगी तो कुछ कुछ चीजें हम यहां पे देख देते हैं। क्या कि अगर ये बॉडी यहां पे रिलीज होगी तो रिलीज होने पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ये बॉडी यहां से रिलीज हुई है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बॉडी के पास एक वेलोसिटी आएगी और इस वेलोसिटी से ये यहां पे स्ट्राइक करेगी, तो मुझे ये फाइनल वेलोसिटी चाहिए। पहला तो ये कि मुझे ये फाइनल वेलोसिटी चाहिए। सेकंड, इनिशियल से फाइनल आने में जो टाइम लगा मुझे वो टाइम चाहिए, ठीक है, इनिशियल से फाइनल आने में जो मुझे टाइम लगा है वो टाइम चाहिए, ठीक है, ये दो चीजें हमें चाहिए। तो पहले हम लोग यही दो चीजें निकालने की पूरी तरह से कोशिश कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूं, ये जो चीज है इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, फ्री फॉल हो रही है, ठीक है, और नेग्लिजिबल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर दी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। बॉडी को हम लोगों ने रिलीज किया एक अच्छे हाइट से h, ठीक है, और वो ग्राउंड पे आ रही है जिसका जो वैल्यू है v है, फाइन। अब मुझे जानना है कि वो v की वैल्यू कितनी है, आओ देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है, तो हमें पता है व्हाट होता क्या है, दैट इज v स्क्वायर। अच्छा, ये दिखेगी नहीं ना, सॉरी, हमें पता होता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 और g और ये s, ठीक है, ये s हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, फाइन, ठीक है। अब यहां पे देख लो हम क्या कर सकते हैं, मुझे फाइनल निकालनी है, ठीक है, इनिशियल की तो वैल्यू पहले से ही 0 है, ये तो 0 ही है, इनिशियल वैल्यू मैं दूसरे कलर से लिखूं तो क्या ज्यादा सही रहेगा,
समझ पाएंगे, है ना। तो ये देखो v स्क्वायर होगी माइनस ये जो u स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 2g, और g की वैल्यू भी मैं पॉजिटिव लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? कि जो बॉडी जो है वो मेरी डाउनवर्ड्स आ रही है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड्स ही है, ठीक है, इसीलिए जी लिखूंगा। और ये जो s है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रहा है, तो मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं, और ये जो डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं, ये हाइट है, तो इसको हम हाइट के नाम से लिखेंगे, तो दिस इज h, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो v स्क्वायर है विल बी इक्वल्स टू 2gh। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2gh। बस ये आपको याद रखना था। दिस इज अ शॉर्टकट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले इस कंडीशन में कि मेरे पास ये बॉडी वाली चीज है, ठीक है, तो ये कैसे होगा ये मुझे बता दो, तो आपको वही चीज बतानी है। सॉरी, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर। बस इतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ v, दिस इज द वैल्यू ऑफ v। अगर मैं यहां पे बोलूं कि मुझे h की वैल्यू बता दो, तो h की वैल्यू बताने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो अगर आप इस फॉर्मूला से h की वैल्यू निकालना चाहो तो दैट इज v स्क्वायर बाई 2g, ये एक तरीका हो गया। या फिर अगर आप चाहो कि मुझे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालनी है, जैसे मैं निकाल के बताता हूं, अगर मैं इसी इक्वेशन को लूं, ठीक है, इसी इक्वेशन को लूं, तो इसी इक्वेशन से फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ मैं यहां पे बोल सकता हूं क्या कि जो h की वैल्यू होगी, ठीक है, वो हो जाएगी कितनी? दैट इज v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, v स्क्वायर बाई 2g, ये वैल्यू हो जाएगी h की आपकी, कि हाइट मेरा कितना होगा। फाइनल वेलोसिटी पता कर लो, फाइनल वेलोसिटी पता कर लो, डिवाइडेड बाय 2g, दैट विल बी द एंटायर h, ठीक है, ये हो गई। अगर मैं बोलूं कि मुझे h निकालना है लेकिन टाइम भी दिया हुआ है मेरे पास टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, टाइम निकालो पहले, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इज टाइम to reach ground, ये कितना वैल्यू होगा? What will be the value of this? ये इसकी कितनी वैल्यू होगी, ये भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू, अगर मैं टाइम निकालने की बात करूं तो हमारे पास तो टाइम निकालने का तरीका है, ठीक है, कैसा निकाल सकते हैं टाइम। अब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइम, अगर हम टाइम निकालने की बात करें तो वी कैन यूज दी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो, दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रहा हूं, थर्ड इक्वेशन से अपन h भी निकाल लेंगे, हाइट भी, और टाइम भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी जैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम निकालना चाहें तो वी नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, ये है। अब यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, दैट इज a एंड t। अभी यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि वी ऑल पीपल नो दैट जो u की वैल्यू है वो तो 0 है, प्लस g तो है पॉजिटिव है, और ये t हो गई, ठीक है। अगर मुझे t की वैल्यू पता करनी है तो इट विल बी v बाई g, यही होगी ना, इससे ज्यादा क्या होगा, t की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू हो गई v बाई जी। सो दैट इज वन ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा तरीका जिससे आप निकाल सकते हो, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, हम हाइट की भी बात कर लेते हैं और हम टाइम की भी बात कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम भी निकालते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर टाइम निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। अब you people know that this entire value will be 0 because initial velocity 0 है। इस s के जगह पे मैं h लिख सकता हूं, that will be half at स्क्वायर, ठीक है, हाफ at स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं h को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ h इज h will be equals to at स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो गई आपकी एक और तरीका। अगर आपको सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे a नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे g होगी, मेरी गलती है, g होगी, ठीक है, ये भी g ही हो जाएगी, ये भी g हो जाएगी, सॉरी।
ठीक है, यहां पे क्या सकते हैं, h विल बी इक्वल्स टू gt स्क्वायर बाय हाफ, या फिर हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हो, यही तो है हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, हाफ gt स्क्वायर यहीं पे तो हो गई। तो h की वैल्यू मेरे पास और एक तरीके से आ गई कि अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है, ठीक है, और टाइम आपको पता है कि एक बॉडी को एक अच्छे h हाइट से ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगा, तो आप उसको पुट कर दोगे तो यू कैन फाइंड आउट दी हाइट ऑल्सो। अगर h निकल गई तो आप टाइम भी निकाल सकते हो इसी इक्वेशन को यूज करके। अभी हम लोगों ने देखा क्या कि वी नो दैट we people know that the h will be equals to half gt square। अगर अब मैं t के वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो t will be equals to, देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2h हो गया, ये बाई g हो गई, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट इसका, ये हो जाएगा अंडर रूट इसका, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज देयर, ये हो जाएगा अंडर रूट, टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, बढ़िया, ठीक है। तो मैंने आपको टी के दो फॉर्म्स बताए, टी के दो फॉर्म्स बताएं, इट्स, और यहां से भी आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू gt, अगर आपको टाइम पता है तो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली जो है, ठीक है, यहां पे अगर आप इस पे देखोगे तो अगर आपको हाइट दिया हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आपको पता ही है, तो फिर यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द v। अगर आप v निकाल चुके हो तो v स्क्वायर बाय 2g कर देना तो हाइट निकल जाएगी, अगर आपके पास v है तो फाइनल वेलोसिटी। अगर आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो v इज इक्वल टू gt आप लिख सकते हो, या फिर टाइम इक्वल टू v बाय g लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। h की वैल्यू अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जहां पे मुझे सिर्फ g और t का वैल्यू पता हो, ठीक है, तो मैं h निकाल सकता हूं, और अगर मुझे सिर्फ t निकालना हो, ठीक है, और मुझे सिर्फ h और g का वैल्यू पता है तो ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ये दिस इज व्हाट यू विल बी रिक्वायरिंग, ठीक है। जनरली अगर मैं आपको बोलूं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, ये एक याद करके रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इतनी क्यों है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टाइम निकाल लोगे, अगर आप टाइम निकाल लेते हो कैसे भी करके, तो आप अगर आपको टाइम पता चल जाएगा तो ना ही आपको टाइम, अगर आप टाइम पता करना है तो आपको एच और जी अगर दी हुई तो टाइम पता चल जाएगा, ठीक है, उसी चीज से एच पता चल जाएगा और उसी चीज से आपका वी पता चल जाएगा, बस यही, ठीक है। इसीलिए ये जो तीन इक्वेशन है ये याद रखना। और एक चीज मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एसेंट, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज एसेंट। एक ऐसे एंगल में भी होता है, ठीक है, एंगल ऑफ एसेंट। एंगल ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ एसेंट का मतलब होता है कि हम नीचे से ऊपर देखते हैं चीजों को, फाइन। उसी तरह हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ डिसेंट, मतलब हम ऊपर से नीचे को चीजें देखते हैं तो एंगल बनती है। यहां पे क्या है कि अब ये जो बॉडी है ये ऊपर से नीचे आ रही है तो इट इज मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन, तो दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट, ठीक है। कौन सी डिसेंट? टाइम ऑफ डिसेंट। फ्रॉम, अगर हम ऊपर से चीजों का नीचे से ऊपर देखें तो दैट इज एसेंट, वो बढ़ रही है। जब हम लोग चीजों को ऊपर से नीचे देखें दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट, ठीक है। तो ये जो टाइम आप देख पा रहे हो, दिस टाइम विल बी कॉल्ड एज टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बस यही होता है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई चीजें नहीं होती इसमें, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट, ये जो टी की वैल्यू है ये टाइम ऑफ डिसेंट है, याद रखना, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वाले कंडीशन में कि अब जो बॉडी है वो ऊपर से नीचे ना आके ये नीचे से ऊपर जा रही है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या क्या चीजें होंगी। बहुत सिंपल सा है, कैसा कुछ है नहीं, ठीक है। अभी जैसे कुछ चीजें हमें पता है वो पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें ये पता है क्या कि इस बॉडी को अगर मुझे ऊपर भेजना है तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो डालनी पड़ेगी, तो मुझे ये इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अगर ये बॉडी ऊपर जा रही है कहां तक जानी चाहिए, नहीं सॉरी, ये तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, मैं इसकी वेलोसिटी तो आप वैल्यू से निकालोगे, सॉरी, ठीक है। जो फाइनल वेलोसिटी होगी मेरी वो हो जाएगी 0,
क्योंकि यहां पे जाके फिर ये घूमेगी, तो यहां पे रुकेगी तभी घूम पाएगी, तो रुकेगी तो वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हमें निकालना है ये हाइट h। ठीक है, मुझे ये निकालना हाइट h। इस हाइट को हम मैक्सिमम हाइट भी कहते हैं, इस हाइट को हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं, तो मैं h max लिख देता हूं। अच्छा, आप बोलोगे सर पिछले वाले केस में यहाँ पे h लिखा आपने, इस वाले केस में आप h max लिख रहे हो, दोनों में अंतर क्या है तो मैं बताता हूं। जैसे आप u की वैल्यू, अगर u की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड डालोगे, तो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मान लो 5 मीटर हाइट पे गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 की जगह 20 करो तो वो 5 से 10 चली जाएगी, 20 से 30 करो तो वो 10 की जगह 15 पे चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द u, ठीक है, u के हिसाब से इस बॉडी का हाइट चेंज होता रहता है। आप इसको बढ़ाते जाओ, हाइट बढ़ती जाएगी। तो एक पर्टिकुलर u के लिए जो भी हाइट ये बॉडी अटेंड करेगी वो इस बॉडी की मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी, इसीलिए h max। ठीक है, हमें यहां पे क्या निकालना है, हमें निकालना है h max की वैल्यू। सेम कंडीशन है, ठीक है, फ्री फॉल हो रही है, h max की वैल्यू, एयर रेजिस्टेंस 0 है, फ्री h max की वैल्यू, और मुझे निकालनी है क्या, टाइम की वैल्यू। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको नीचे से ऊपर जाने में। ठीक, आओ बात कर लेते हैं h max की, बात कर लेते हैं एवरीवन। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द h max। द फर्स्ट इज मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ। ये पे थर्ड इक्वेशन नहीं लगा लो, चलो हटाओ, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2g एंड s। ठीक है, अच्छा इसमें वो चीज दिखाना भूल गया मैं वो भी दिखा देता हूं। ठीक है, क्या कि जो g होगी वो नीचे ही होगी, जी की वैल्यू जो होगी वो नीचे ही होगी, और ये आपकी नेगेटिव में होगी। या क्या मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना भूल गया क्या, ये पॉजिटिव में थी। ठीक है, ये नेगेटिव में होगी। अगर ऐसा है तो विल डू व्हाटएवर इट इज नीडेड। अभी हमें ये पता चल रहा है कि जो v स्क्वायर है ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, माइनस u स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 नेगेटिव ऑफ g मल्टीप्लीकेशन ऑफ h max। मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं। फिर आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट बोला तो फिर h max क्यों लिखा, मैंने आपको बताया, फर्स्ट सेकंड स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 2g h max। हाँ जी, ठीक है, माइनस 2g h max। अब इसमें मुझे ये माइनस कैंसिल होगी, तो h max की जो वैल्यू आई मेरे पास, ये जो h max की वैल्यू आती है मेरे पास, ये आ गई u स्क्वायर बाई 2g। h max की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दैट इज u स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, बस ये याद करके रख लो, दिस इज द वैल्यू ऑफ h max। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू g h max। ठीक है, अब हम लोग टाइम निकालेंगे एवरीवन। आओ आओ टाइम भी निकाल लेते हैं, ये भी कर लो। ठीक है, टाइम निकालते हैं। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, बढ़िया। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का लगा लो। ठीक है, सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन से जब मैं लगाने की कोशिश करूं तो s की वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ, और ये gt स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हमें पता है g की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, बढ़िया, कोई बात नहीं, g की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव है, सही। ठीक है, तो हम नेगेटिव से इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा लो, ये थोड़ा लंबा रहेगा और कुछ नहीं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, ये शॉर्ट में निकल जाएगी। ठीक है, कैसे, अब देखो यहां पे मुझे पता है क्या कि v की वैल्यू जो है वो 0 है, विल बी इक्वल्स टू u माइनस gt। तो मुझे पता हो जाएगा यहाँ पे क्या कि ये माइनस u हो गई, ये हो जाएगा माइनस g, और ये हो गई t, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो t की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है, t की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट इज u बाई g। ठीक है, t की वैल्यू जो आएगी दैट इज कॉल्ड एज u बाई g। ठीक, एक चीज और, यहां पे जो ये t देख रहे हो आप, ठीक है, वो डिसेंट t, ये एसेंट है, t विल बी इक्वल टू ये वाली जो t है, ठीक है, इस कंडीशन में जो t है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ
टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। एसेंट क्यों? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है इसलिए, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट। अब यहां पे, ठीक है, अब यहां पे, अब इसी जगह पे इन दिस पर्टिकुलर केस ओनली, ठीक है, इसी जगह पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है, ठीक है। क्या इक्वेशन आती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम निकालेंगे इन दोनों के कंबाइंड को। कंबाइंड को क्यों? हम ये बोलना चाहेंगे कि बॉडी, हम लोगों ने क्या की, बॉडी नीचे से ऊपर फेंकी, ठीक है, यहां पे 0 होगा, फिर बॉडी ऊपर से नीचे आई। इस कंडीशन में एयर रेजिस्टेंस तो 0 थी हमारी, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस तो था ही नहीं, ठीक है, वो तो नेग्लिजिबल थी और फ्री फॉल कर रही थी बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हम लोग के पास, ठीक है। हम लोगों ने फोर्स नहीं लगाया, वो फ्री फॉल ही कर रही है, कंडीशन फ्री फॉल की है, ठीक है ना। तो अब हम ये पे पता करना है कि टोटल टाइम कितना लगा। तो क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना टाइम जाने में लगा उतना टाइम आने में लगा, ठीक है। तो जब हम टोटल टाइम की बात करेंगे, ठीक है, जब हम लोग टोटल टाइम की बात करेंगे पीपल, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल टाइम, टोटल टाइम, जब हम लोग टोटल टाइम की बात करेंगे, इसी टोटल टाइम को वी कॉल एट, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, FLIGHT, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं TF से। टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यही होता है और क्या, ऐसा लिख लो, टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, यही होती है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अगर मुझे लिखनी हो तो टाइम ऑफ एसेंट कितना है, यहां पे देख लेते हैं। टाइम ऑफ एसेंट मेरे पास आया U/G, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया मेरे पास? टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया? टाइम ऑफ डिसेंट मैं वो यूज करूंगा जो स्टार मार्क दिया हुआ है, √2H/G, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू √2H/G, ठीक है। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, अब यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बस इतना ही है, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात बताओ मुझे, अभी मैंने आपको ये समझाया, ये अगर एक पर्टिकुलर U है, उस पर्टिकुलर U के लिए इस बॉडी वो मैक्सिमम हाइट ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये U चला गया यहां से यहां तक, ये Hmax कवर किया, तो मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉडी यहां पहुंच गई तो बॉडी यहां से यहां तक कवर करेगी, वो भी तो H हाइट ही होगी ना, और वो H हाइट भी तो Hmax ही है, मैक्सिमम हाइट को ही करेगी ना। तो बस वही चीज है, यही मैक्सिमम हाइट की वैल्यू को हमें पुट कर देना है। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी? U²/2G, बस पुट करो करो करो, 2G, U²/2G, यही आप पुट करनी है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गई, तो ये हो गई UG प्लस √ प्लस यहां पे होगी 2H की वैल्यू होगी कितनी? U²/2G, सॉरी, U²/2G बाई, और ये कितना है? ये G है। बढ़िया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो मैं लिख सकता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल्स टू UG प्लस √ देखना क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये 2U² हो गया, ये 2U² हो गया, डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिख सकता हूं 2G², ये G मल्टीप्लाई होगी 2, तो यहां पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है, ये स्क्वायर तो हट जाएगा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू UG, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा UG, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द इंटायर मोशन, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से नीचे आई, इट विल बी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी 2U/G, ये याद रहे। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन द बॉडीज आर इन वर्टिकल प्रोजेक्शन, when the bodies are in vertical projection, ठीक है। आई होप इतनी बातें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या बातें चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल टाइम फ्लाइट, टोटल टाइम हमने बता दी, टाइम ऑफ फ्लाइट यही होती है 2U/G, ठीक है। Hmax की वैल्यू बताई, T की वैल्यू बताई, टाइम ऑफ एसेंट होता है ये। अगर आपको कंफ्यूजन होती हो, ठीक है, होती होगी, अगर कंफ्यूजन होती हो तो यहाँ पे A लिख देना, ये यहाँ पे, ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट हो गया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट, ये D हो गई, बस इतना ही है,
ठीक है, मैंने आपको सारी निकालने की कोशिश की। देखो इतनी सारी चीजें, फिर आप बोलोगे सर फिर इसकी जरूरत क्या है? अगर मुझे सारे इक्वेशन ऑफ मोशन याद ही है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। 100% कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है तो ये सारी चीजें ये बस एक शॉर्टकट है कि अब आप लगाओगे। मान लो कि आपको ये वाला कंडीशन है तो आपको यहां से लेकर यहां आना पड़ेगा ना, ठीक है, तो ये याद रख लो, बस इतना ही है। एक ये याद रख लो, एक अगर आपको रखनी है तो ये याद रख लो, और एक टोटल टाइम फ्लाइट याद कर लो, बस इतना ही तो है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, तो देखो फॉर्मूलाज तो बहुत सारी है, रेंज हो गई, वर्टिकल प्रोजेक्शन, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, फॉर्मूला तो मैं बताऊंगा कैसे आया, डिराइव किया, वो भी बता दूंगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपका थोड़ा सा भी लॉजिकल मैथ्स मतलब मेंटल मैथ्स ठीक ठाक है, ठीक है, तो वो बन जाएगी, क्योंकि लॉजिक के ऊपर सारी चीजें चलेंगी ना, इसीलिए दैट इज व्हाट इट इज देयर, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही एवरीवन, है ना। सो आई बिलीव आप लोग को इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट इन दैट वेरी नेक्स्ट क्लास, इन द वेरी नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट, क्या हम लोग बात करेंगे भाई, ठीक है, हम लोग बात करेंगे आपकी इसके ऊपर, प्रोजेक्शन के ऊपर, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर सारी बात करेंगे। तो अभी के लिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड एवरी सिंगल थिंग, है ना, एंड यू हैव अगर आप लोग को लगता है कि दिस इज गोइंग ऑन गुड, आपको समझ में आ रही है, ठीक है, देखो मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं, एक साथ में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन पहले थ्योरी तो समझो। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, लगेगा कहाँ लगेगा, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अभी हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, जैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा देन विल जंप इनटू द क्वेश्चन। मैं आपको डिफरेंशिएशन भी सिखाऊंगा, मैंने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिए थे, उसका सॉल्यूशन दूंगा, मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा, इंटीग्रेशन थोड़ा, ठीक है, ज्यादा तो जरूरत नहीं है अभी, इंटीग्रेशन भी करवाऊंगा। फिर मैं आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा कि अगर पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है टाइम के रिस्पेक्ट में तो कैसे निकालो, वो भी देंगे। सॉल्व इन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, इन सब के क्वेश्चंस देखेंगे, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, इट इज जस्ट बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद ग्राफ के भी क्वेश्चन देखेंगे, एक दिन में सब निपटा देंगे, 1 या 2 दिन, ठीक है। चलो, आई बिलीव आप लोग को इतनी बातें सारी चीजें कंप्लीट समझ में आई होंगी, ठीक है। इफ यू बिलीव कि ये सब कुछ सही चल रहा है एंड सब कुछ ठीक चल रहा है एंड यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द इन्फिनिटी लर्न एज एन स्टूडेंट, ठीक है, तो गूगल फॉर्म आपके जो है डिस्क्रिप्शन में है, फिलअप कर देना, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन अस ऑन, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपके पास लिंक्डइन बोल रहा था मैं, आपके पास फिर टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम पे इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ठीक है, हमारा खुद का ऐप है, आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगे कि देयर इज अ जेन्युइन डाउट और आप पूछना चाहते हो तो लिंक जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर बता देना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।